दोस्तों आज चौथा दिन है ट्रिप का और हम पहुंच गए हैं आईना महल। एक्चुअली कल ही करना था, ये कल के प्रोग्राम का ही हिस्सा था, लेकिन हो नहीं पाया था कल क्योंकि ये बंद था। तो देखिए आर्किटेक्चर इसका और प्राग महल का बिल्कुल सिमिलर है। प्राग महल इस तरफ है, ये देखिए कल क्लॉक टावर के साथ में हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, और ये इसके बगल में ही है आईना महल, लेकिन बनवाने वाले व्यक्ति दूसरे हैं। ये जो जगह है ये बनवाई थी राव लखपत जी ने, और 1750 के आसपास, मतलब ये 18th सेंचुरी में बना था। प्राग महल जो है वो 19th सेंचुरी के मिड के बाद, मतलब टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ 1879 के आसपास बना होगा। तो ये 1750 में बना है, और जो इसके कारीगर थे वो थे राम सिंह मलम। और क्योंकि ये पूरा यूरोपियन स्टाइल में बना है तो ऐसा कहा जाता है कि जो राम सिंह मलम थे वो यूरोप में करीब 17 या 18 साल रहे थे, ख़ास करके वहाँ के ग्लास का आर्किटेक्चर सीखने के लिए। तो अंदर आईना महल आप समझ ही सकते हैं, इसमें एक्चुअली अंदर सिर्फ स्टिल फ़ोटोग्राफी अलाउड है, फ्लैश अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने फिर कैमरे का टिकट ही नहीं लिया, कैमरा निकाला भी नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते तो स्टिल फ़ोटोज़ का म्यूज़ियम के पर्पज़ से बिल्कुल बेकार होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये जूते वगैरह यहाँ उतारने पड़ते हैं, फिर ऊपर जाकर ये अंदर जो एरो बना हुआ है यहाँ पर अंदर जाकर टिकट मिलता है। और एक ही फ्लोर है ये। 2001 में जो कच्छ में अर्थक्वेक आया था भुज में, उसमें ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। तो कुछ हद तक जो ये फर्स्ट फ्लोर है इसको रिनोवेट करा दिया गया है। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो बहुत खर्चे से बनाया गया था ये। इसमें काफ़ी कुछ जो है, जो डच की ख़ास जो ग्लास वर्क होता है जिसको डेल्ट कहते हैं, डेल्ट में आपका ब्लू और वाइट कलर का शीशा होता है। और डेल्ट पॉटरी मैंने देखी हुई है जब मैं नेदरलैंड्स गई थी 2022 में। तो उसके अलावा यहाँ दोनों ही बिल्डिंग्स में बहुत सारा जो है इटालियन आर्किटेक्चर का टच है। और यहाँ पर देखिए वैसे ही मार्केट है जैसे कि प्राग महल के साथ में था। लोकल कच्छ का काम यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है। तो उस टाइम पे जो इसमें बनवाने में कॉस्ट आया था वो 80 लाख कोरी था। कोरी उस समय का जो करेंसी था वो यहाँ पे कोरी कहते थे उसको, और आज के रुपए के हिसाब से अगर हम देखें तो 80 लाख कोरी जो है वो 20 लाख रुपए के बराबर है। तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट में बना था। तो ये एक अच्छी जगह है, आना चाहिए हमें एक बार, वंस तो आपको आना ही चाहिए अगर आप भुज आए हुए हैं। तो आईना महल और प्राग महल दोनों आपको देखना चाहिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ कच्छ के लोकल कारीगर हैं। मैडम अपना नाम बताएं प्लीज़। माधुरी सुरेश भाई गणक। ओके, माधुरी जी हैं। और ऐसे ही कई सारे शॉप्स हैं जो कि खुद अपना काम जो बनाते हैं वही उन्होंने यहाँ पर लगाया है डिस्प्ले में। मैं पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है यहाँ पर, उसके बाद मैं इनसे पूछती हूँ कुछ थोड़ा सा इस जगह के बारे में। ये देखिए ये सारा कुछ इन्होंने खुद बनाया है, और ये सेट देखिए ये इन्होंने कल ही बनाया है। ये देखिए ये सारा काम इनका खुद का किया हुआ है, और यहाँ पर इनको शॉप लगाने के लिए अलाउ किया गया है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कारीगर हैं खुद और इनके काम को प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो माधुरी जी कुछ थोड़ा बताइए, आपने कब से ये शुरू से ही आप कर रहे हैं या कहीं से सीखा है? मैंने पहले ना मड आर्ट सीखा था। ओके। मेरे को 15 साल हो गए ये काम में। अभी मैं है ना ऑर्नामेंट्स बनाती हूँ। ओके। अभी मैं कहीं से सीखा नहीं है, मेरे खुद दिमाग से मैं लगा के बना। अभी नहीं कोई की मैं कॉपी करती हूँ, मेरे दिमाग से मैं डिजाइन बनाती हूँ। और ये मैं पूरा मेरे घर के लिए मैं करती हूँ। ओके। तो मड आर्ट वो जो लिपन आर्ट जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपने अपने घर में देखा होगा मम्मी को, दादी को, नानी को बनाते हुए ये सारा कुछ? नहीं, कोई घर में नहीं बनाता था, आप खुद ने? आपने शादी करके आई ना तभी ये चीज देखा था। तो मेरे को सीखने का बहुत शौक था। अच्छा अच्छा। तभी मैंने ये सीखा और मैं। अच्छा, अभी कितने साल से ये कर रही हैं आप? मेरे को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और यहीं पर शॉप आप लगाते हैं? 15 साल से मैं यहीं लगा। ओके। तो अच्छा आपको इनकम इससे हो जाता है, और लोग आते हैं अप्रिशिएट करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। वो जो ज्यादा तो जो
हमारी चीज को प्रोत्साहन करते हैं ना, वो ज्यादा हमको अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ गवर्नमेंट कुछ आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह देती है अलग से? गवर्नमेंट आर्टिजन कार्ड भी है। Very मैं good. यहाँ से पूरा होते मेरे को गवर्नमेंट एग्जीबिशन करना है, तो मेरे को 12 महीने में 2 एग्जीबिशन मिलता है गवर्नमेंट से। ओके, तो कहाँ कहाँ आपने किया मैं एग्जीबिशन? बेंगलोर, ओके। फिर सूरत गई हूँ, मैसूर गई हूँ, अच्छा गांधीधाम लगा है, सब जगह पे घूमी। अच्छा अच्छा। दिल्ली कब आओगे? दिल्ली आऊंगी। दिल्ली से आगे गई हूँ मगर दिल्ली नहीं लगा। अच्छा, दिल्ली से आगे कहाँ गए? एक गांव था, मैं दीपावली में मेरे को हुनर हाट से मिला था। हाँ, मैं अच्छा गाँव अच्छा। का नाम भूल गई। ओके। वहाँ मैंने लगाया था। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी आके आपसे कुछ लेती हूँ, थोड़ा बगल में भी एक बार बना लेती हूँ वीडियो। थैंक यू। ये देखिए दुपट्टे, साड़ी वगैरह, ये पटोला का काम है और ये यहाँ कच्छ की फुलकारी है। बाकी ये कुर्ते हैं, कॉटन मटेरियल चलता है और एक सिल्क है जिसको माशरू सिल्क कहते हैं, वो भी बहुत चलता है यहाँ पे। ये देखिए, और एक लेडी और हैं, उनके शॉल्स का स्टोर है। ये देखिए, शॉल्स भी सारे हैंडमेड हैं और जिन्होंने बनाया है उनसे अभी एक बार बात करवाती हूँ आपकी। मैडम, ये शॉल्स वगैरह सब आपने बनाया है? हाँ मैम, मैं खुद ही बनाती हूँ। हमारी पूरी फैमिली इसमें जुड़ी हुई है। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बनाते हैं। 2 बच्चे हैं लेकिन वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, हाँ। उनको इस चीज़ में नहीं डालते क्योंकि एक बेटा वो MBBS कर रहा है। अच्छा, वेरी गुड। एक 11th साइंस में है। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिला के काम करते हैं और इसमें से जो भी कमाते हैं वो सब बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करते हैं। अपना नाम बताइएगा एक बार। मेरा नाम यशोदा है। ओके, यशोदा। यशोदा जी, मैं भी डॉक्टर हूँ। ओह, really? तो अभी मैं हरियाणा में नौकरी कर रही हूँ। अच्छा लगा सुन के, बेस्ट विशेस। और ये आप कितने साल से कर रही हैं ये वाला काम? मेरे हस्बैंड तो उनके पुरखों का धंधा है। ओके। लेकिन मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे सीखना पड़ा क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। तो जिम्मेदारी ने सब सिखा दिया। वेरी गुड। तो आपके पास भी वो कार्ड है यहाँ का जो होता है? अच्छा, हमारे पास भी कार्ड है। हम भी खुद ही, ये हमारा गवर्नमेंट आर्टिसन कार्ड है। तो एग्जीबिशन वगैरह किया आपने कहीं? एग्जीबिशन में नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी है। तो घर छोड़ के नहीं निकल सकती। इधर 4 महीने लगाती हूँ, इधर 4 महीने शॉप रहता है। और हमें यहाँ के जो राजा है ना, वो कारीगर लोगों को फ्री ऑफ में बैठने देते हैं। कारीगर हैं, फ्री में प्रोत्साहन मिल सके, हमें रोजी रोटी मिल सके, इसलिए। अभी कौन है यहाँ पे? राव जो जाओ बोलते हैं ना? हाँ, हनुमान सिंह जी है और उनके सन है प्रताप सिंह। ओके। तो ये जैसे लखपत राव जी ने बनवाया था तो उन्हीं के वंशज होंगे? ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अभी दोस्तों निकल गए हैं भुज से और रण ऑफ कच्छ की तरफ जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे जो कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट है, काड़ो डूंगर, काला डूंगर भी कहते हैं, लेकिन कच्ची लैंग्वेज में उसको काड़ो डूंगर कहते हैं, मतलब ब्लैक हिल। और कच्छ का हाईएस्ट पॉइंट है वो करीब 1516 मीटर ऐसी कुछ हाइट है उसकी। ये दोस्तों सी गल्स हैं बहुत सारे यहाँ पर, नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में है ये सारे के सारे जो है आर्कटिक सर्कल के पास साइबेरिया में, वहाँ पर ये ब्रीड करते हैं। आप देखो वहाँ पर भी एक फ्लॉक है इधर, ये देखिए। ये मेरे होम टाउन प्रयागराज में भी आते हैं, संगम पे बहुत सारी इस तरह साइबेरियन बर्ड्स हम बोलते थे उनको, तब हमें नाम नहीं पता होते थे, लेकिन ये सारे सी गल्स हैं अलग अलग तरीके के, बहुत प्यारे लगते हैं, एक साथ बहुत बड़े फ्लॉक में चलते हैं ये। इस जगह का नाम क्या है? मांडवी। मांडवी ये मतलब इस लेक का कुछ नाम है क्या? मांडवी का लेक है। अच्छा, मांडवी लेक है। मांडवी तो पूरे गांव का नाम है ना। ये देखिए इधर भी उड़ रहे हैं, तो ये मांडवी लेक ही है। अभी तक बर्ड वॉचिंग के नाम पे यही मिला है। अब देखते हैं, कल थोड़ी उम्मीद है शायद कच्छ में कुछ और मिले। कच्छ में कुछ मिलने की उम्मीद है सलीम भाई? मिलेगा, तो आप चलिए। रोड टू हेवन जाओगे ना, वहाँ मिलेगा। हाँ, रोड टू हेवन के पास मिल सकता है। यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ये देखिए सारे के सारे सी गल्स हैं। ये देखिए सारा जो वेजिटेशन है ये थार डेजर्ट का ही है, और क्योंकि ये थार रेगिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है। और जो रण ऑफ कच्छ है उसमें 2 हिस्से हैं, ग्रेट रण ऑफ कच्छ और लेसर रण ऑफ कच्छ, ये दोनों मिला के रण बनाते हैं। और जो इसका हिस्सा है इंडिया में वो 90% और 10% पाकिस्तान के पास है, मतलब कि कच्छ भी जो है वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं।
बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सुंदरबन जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बटा हुआ है, इसी तरह से जो रण ऑफ कच्छ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच बटा हुआ है। तो पहले ये हिस्सा पूरा अरब महासागर के नीचे था, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से बढ़ती है ऊंचाई, तो ये रीजन जो है वो समुद्र से ऊपर आ गया। और जो नमक, क्योंकि समुद्र का हिस्सा था, तो वो जो नमक है वो सूखने के बाद नमक का रेगिस्तान बन गया, इसीलिए वाइट रण ऑफ कच्छ कहते हैं इसको। है तो ये थार रेगिस्तान का ही हिस्सा। तो कच्छ का जो ये एरिया है यहाँ पर, क्योंकि जो वाइट रण है, नमक का रेगिस्तान है, वो उपजाऊ तो नहीं हो सकता। नॉर्मली रेगिस्तान की मिट्टी उपजाऊ होती है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने बायोम्स वाले वीडियो में बताया है। अगर पानी मिल जाए तो वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में जो सेमी एरिड जोन थे पहले, वो अब बहुत उपजाऊ माने जाते हैं। लेकिन नमक के रेगिस्तान में कुछ ग्रो नहीं कर सकता। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की पॉपुलेशन है, ज़्यादातर एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन पर डिपेंड करते हैं अपनी आजीविका के लिए। और उसके अलावा जो यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, टूरिज़्म होता है, उससे इनकी आजीविका चलती है। यहाँ पर बहुत सारा वाइल्ड लाइफ का भी है। एक बजाना वाइल्ड एस सेंचुरी है, जो कि स्पेशल टाइप के वाइल्ड एस होते हैं, वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। और इसके अलावा बन्नी ग्रासलैंड्स हैं, और लेसर और ग्रेटर रण ऑफ कच्छ में बर्डिंग भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं, स्पेशली फ्लेमिंगोज, ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज के बड़े बड़े झुंड यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो महाराष्ट्र में भी आपको दिख जाएंगे, दिल्ली में भी आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर खास लोग देखने आते हैं। डल सरोवर वगैरह में बहुत अच्छी बर्डिंग होती है। और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो इसी एरिया में पाई जाती है। जैसे एक डव है, एक तरह का छोटा कबूतर, जो कि नामाकुआ डव उसको कहते हैं, तो वो यहीं पर पाया जाता है कच्छ में। तो इस ट्रिप में, क्योंकि ये बर्डिंग ट्रिप नहीं है, तो इसकी तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। हमारा जो रूट है उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। वहाँ पर जो छारी ढांड है, वो हमारे जो रिजॉर्ट होगा कच्छ में जहाँ हम रुकेंगे, वहाँ से करीब 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब 3 घंटे का रास्ता है। तो जाने की तो मैं सोच नहीं सकती। हाँ, अगर किस्मत से कुछ दिख गया रास्ते में तो अलग बात है, लेकिन फिर कभी आऊँगी इस एरिया में। वाइल्ड लाइफ और बर्डिंग ट्रिप अलग से ही प्लान करना पड़ता है इसके लिए। तो अभी हम सबसे पहले जहाँ पर जाएंगे वो हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ का, कालो डूंगर। मैंने ऑलरेडी बताया आपको, वहाँ से भी पाकिस्तान बॉर्डर दिखता है, मतलब करीब 100-150 किलोमीटर दूर होगा वहाँ से भी। तो वो दूरबीन से बाइनोकुलर्स लगा के आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जो उसका बॉर्डर है, जहाँ पर वो है। तो इस जगह पर जो वेदर है कच्छ का, वो क्योंकि डेजर्ट है बिल्कुल, तो नाइट काफ़ी ठंडी हो जाती है और अर्ली मॉर्निंग भी ठंड रहती है। दिन में काफ़ी गर्मी हो जाती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन रात में ठंड हो जाती है, जो कि टिपिकल डेजर्ट का वेदर होता है। जो खास बात इस जगह की है वो ये है कि ये सॉल्ट डेजर्ट होने के साथ साथ मार्श भी है। तो मतलब सॉल्ट मार्शी डेजर्ट आप इसको बोल सकते हो। कि जिस समय कुछ सालों में ऐसा भी होता है कि बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो जब अरेबियन सी थोड़ा सा इधर फ्लड होके आ जाता है, पानी तो पूरा नमकीन ही भरता है इधर, लेकिन जिस समय ऐसा होता है, जो रेनी सीजन ज़्यादा वेट होते हैं, तो उस टाइम ये पूरा मार्श में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे थार का रेगिस्तान है वो अलग है, वो केवल रेगिस्तान है। ये कॉम्बिनेशन है डेजर्ट का भी और मार्श का भी। तो इसलिए यहाँ की जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो बड़े ही स्पेशल हैं और टिपिकल डेजर्ट से थोड़े से अलग हैं। तो इसलिए भी ये एरिया स्पेशल है। दोस्तों, यहाँ से खावड़ा है 20 किलोमीटर, और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है ढोरडो, जो टेंट सिटी लगता है ना, ये ढोरडो विलेज में लगता है। यहाँ से 28 किलोमीटर है। और जहाँ हम जाएंगे कालो डूंगर और रण ऑफ कच्छ, उसका बेस यही है, खावड़ा। मैं ये दे दूंगी। यहाँ रास्ते में कई स्ट्रेचेस हैं। ये देखिए, ये जो ज़मीन है कि फटी हुई है कैसी, तो इसमें बीच बीच में पानी इकट्ठा होता होगा जब थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो वैसे तो स्कैंटी रेनफॉल है यहाँ पे, स्क्रब वेजिटेशन है, मतलब ही स्कैंटी रेनफॉल है, मतलब एनुअली जो है काफ़ी कम बारिश यहाँ पर होती है। तो आपको पता ही है, मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल एटलीस्ट एनुअली होना चाहिए। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 100 से ऊपर, और उससे कम जो 25
से कम है या 25 to 50 के बीच में है वहाँ पे स्क्रब वेजिटेशन है, और 25 से कम जो है वो डेजर्ट वेजिटेशन है। तो यहाँ पे कुछ स्क्रब लैंड है और कुछ डेजर्ट वेजिटेशन है। तो ये जो बीच बीच में जो ज़मीन है जहाँ पर पानी पहले रहा होगा और वो सूख गया है, यहाँ पे बीच बीच में बर्ड्स भी दिख रही हैं, लेकिन वो बड़ी कॉमन बर्ड्स हैं, जैसे कि पेंटेड स्टॉक है, ब्लैक पिन स्टिल्ट्स है, ये सब दिख रहे हैं। अभी तक यहाँ की जो स्पेसिफिक बर्ड्स हैं वो इस एरिया में शायद दिखने के चांसेस कम हैं, क्योंकि एक यहाँ पे जगह है जिसका नाम है चारी घाट, वो हमारे होटल से करीब 150 किलोमीटर दूर पड़ेगा और हमारे इटिनरी में भी नहीं है, तो वहाँ पर जाना तो नहीं हो पाएगा। और एक्चुअली कच्छ की बर्डिंग का ट्रिप एक अलग 3-4 दिन का बर्डिंग ट्रिप होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्डिंग वाले एरियाज में लोग जाते हैं, नल सरोवर वगैरह भी जाते हैं। तो वो तो कभी और करूँगी, ये तो मेनली मेरा जो रण ऑफ कच्छ का रण फेस्टिवल है उसका ट्रिप था। तो अब फिलहाल जा रहे हैं अभी कालो डूंगर की तरफ। दोस्तों ये कालो डूंगर का मैग्नेटिक जोन है। अभी ब्रेक छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया। अब देखिए ये गाड़ी अपने आप पीछे जा रही है, अपने आप पीछे जाती है गाड़ी यहाँ पे। दोस्तों हम कालो डूंगर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी जो आपने देखा मैग्नेटिक हिल वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही है, इसके बाद चढ़ाई है, ऊपर तक गाड़ी जाती है, पूरी रोड बनी हुई है। तो हमारा ट्रैवलर ऊपर तक जाएगा जहाँ तक पार्किंग है, और पार्किंग पे खड़ा होगा। ऊपर जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, और जो थोड़ा जगह है जहाँ से व्यू पॉइंट मतलब बाइनोकुलर से आप पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह देख सकते हैं। ऊपर दत्तात्रेय जी का मंदिर है, उसके आसपास की सराउंडिंग्स भी बहुत अच्छी हैं। तो देखते हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं ऊपर जाके। तो आप लोगों से अभी मुखातिब होती हूँ ऊपर जाकर। और जो ये जगह है ये इससे रिलेटेड कुछ लेजेंड्स भी हैं, जैसे जो दत्तात्रेय जी का मंदिर है उससे रिलेटेड भी 2 लेजेंड्स हैं जो मैंने पढ़े। और जो ये मैग्नेटिक हिल है यहाँ पर ऐसा क्यों महसूस होता है, क्या ये सच में मैग्नेटिक कुछ इसकी प्रॉपर्टी है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर कुछ फिनोमेना लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब वो डाउन हिल जाते हैं अपनी गाड़ी से इस जगह पर, तो गाड़ी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से जाती है। अगर उन्होंने इंजन बंद कर रखा है तब भी नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी नीचे जाती है। तो इसलिए लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ शायद जो मैग्नेटिक एक्टिविटी है उसमें फ़र्क है नॉर्मल जगह से ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि इस जगह का एलिवेशन ज़्यादा है या यहाँ से ढलान जो है वो ज़्यादा है, तो फिर गाड़ी अपने आप इतनी ज़्यादा एक्सेलरेट क्यों हो जाती है डाउन हिल में। तो इसके बारे में क्या खोज में मिला, सिस्मोलॉजिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने मिलकर इस पर खोज की थी। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उनको एक्चुअली कोई फिनोमेना मिला या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन था, तो इसके बारे में भी मैं बताऊँगी आपको। और इसके अलावा ऊपर जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है यहाँ की कच्छ की, वो भी अवेलेबल होती है। उसको पहन के लोग फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं, रील्स और वीडियोस बनाते हैं, तो वो सब भी अवेलेबल है ऊपर। तो अभी देखते हैं हमारे पास कितना टाइम है और हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम पहुँच गए हैं कालो डूंगर और ये है दत्तात्रेय जी का मंदिर। दत्तात्रेय जो है वो महादेव का ही एक रूप है। ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड है, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अंदर देखिए महादेव की मूर्ति है, यही दत्तात्रेय भगवान है। ये देखिए मंदिर से ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जगह हाईएस्ट पॉइंट है कच्छ में। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। ये देखिए दोस्तों ये जो मंदिर है ये करीब 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो लेजेंड है यहाँ का, 2 अलग अलग लेजेंड्स हैं। एक लेजेंड ये कहता है कि दत्तात्रेय जिस समय धरती पर थे तो एक रात उन्होंने इसी जगह पर, क्योंकि ये बिल्कुल बैरन लैंड है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, यहाँ पर उन्होंने देखा कि सियारों का एक ग्रुप था, मतलब जैकल जो होता है
वो कई सियार थे और वो बिल्कुल भूखे थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो क्योंकि वो दयालु हैं, शंकर भगवान का ही रूप है और पशुओं से खास उनको प्यार है, इसीलिए देखिए नेपाल में जो मंदिर है उनका, उसको पशुपतिनाथ भी कहते हैं। तो दत्तात्रेय ने अपनी बॉडी ऑफर कर दी उन जैकल्स को खाने के लिए और उसको खाकर लोगों ने भूख मिटाई। तो अब उस मतलब यहाँ पर उनका मंदिर बना दिया गया बाद में, और आज भी जो है उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यहाँ का जो प्रीस्ट होता है वो चावल जो है थोड़ा बनाकर डेली जैकल्स को फीड करते हैं, मतलब सियार को खिलाना यहाँ पर अच्छा माना जाता है। ये लेजेंड है दत्तात्रेय टेम्पल का। जो दूसरा लेजेंड है वो ये कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था लखा, और वो भी दत्तात्रेय भगवान का भक्त था और यहीं काला डूंगर में रहता था और डेली जो है जैकल्स को खाना खिलाता था। तो एक रात जो है उसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था और जैकल्स भी भूखे थे, तो उसने अपने शरीर का एक हिस्सा काट कर उन जैकल्स को ऑफ़र कर दिया और उसने कच्ची भाषा में उनको बोला ले आंगी, मतलब ये मेरा ऑफरिंग है तुमको, इसको तुम खा सकते हो। और बाद में उस वही वर्ड जो है चेंज होके लौंग हो गया है। तो अब जो प्रसाद यहाँ पे मिलता है उसको लौंग प्रसाद कहते हैं। आप देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी और गुजराती 2 भाषाओं में आपको बोर्ड्स मिलेंगे और यहाँ पर इस बोर्ड पे लिखा हुआ है देखिए लौंग प्रसाद। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है लौंग प्रसाद। बाकी यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आई एम श्योर कि खाने का भी जो जगह है वो अच्छा ही होगा। वॉशरूम वगैरह भी बिल्कुल साफ़ सुथरे वेल मेंटेन्ड है, पार्किंग भी है, बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। अच्छा, इस जगह पर एक और ख़ास बात है जो कि अभी यहाँ पर जब हम ऊपर आ रहे थे तो मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया कि जो पहले लोगों ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर जब वो डाउन हिल जाते हैं, मतलब पहाड़ से उतरते हैं गाड़ी लेकर, तो गाड़ी बहुत तेज़ भागती है इवन अगर वो इग्निशन को उन्होंने ऑफ़ कर दिया है। तो उसी से पता चला कि यहाँ पर शायद कुछ मैग्नेटिक एक्टिविटी है, लेकिन एक्चुअली वो शायद एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो जब ये फिनोमेना रिपोर्ट किया गया तो गुजरात का जो सिस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है और कानपुर का भी सिस्मोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने ये डिड्यूस किया कि यहाँ पर जो स्लोप है जितना स्टीप लगता है उससे ज़्यादा स्टीप है, इस वजह से गाड़ियाँ जो है वो तेज़ी से डाउन हिल जाती हैं और ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। और जो ये जगह है एग्जैक्टली जहाँ पर ये इल्यूजन लोग फील करते हैं, जो हम लोगों ने भी फील किया, वो इस मंदिर से करीब 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर है।